मेरा नाम हिबा है। मैं 27 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ और मेरा रंग सफ़ेद दूध जैसा है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये आज से 6 साल पहले की कहानी है, जब मैं 21 साल की थी। जिंदगी बहुत हुसैन थी, प्यार किया होता है नहीं जानती थी। वालिद साहब गवर्नमेंट टीचर थे, हम दो ही बहनें थीं, आपस में बहुत मोहब्बत थी। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, फायजा कॉलेज जाती थी, मैं घर के कामों में अम्मा का हाथ बटाती। एक दिन अम्मा पड़ोस गई हुई थीं, 2 बज रहे थे, फायजा के कॉलेज से आने का वक्त हो गया था। मैं बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ थी। मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि आज फायजा कॉलेज से लेट हो गई थी। इतने में दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक निहायत ही खुश शक्ल नौजवान खड़ा था। इसने चश्मा उतारा, इसकी आंखें काली थीं, न जाने उन काली आंखों में ऐसी क्या बात थी जो यूं एक ही पिल में मुझे इसकी तरफ खींच रही थी। न जाने ये कौन सा जज्बा था जो पिल भर में हम दो अजनबियों को यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। खैर, एक बेशकीमत गाड़ी खड़ी थी, ऐसी गाड़ी हमारे मोहल्ले में ये ज़रा बड़ी बात थी। अस्सलामु अलैकुम, वो बोला। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सिहर अंगेज़ थी, बिल्कुल उसकी शख्सियत की तरह। इसके बोलने पर मैं जैसे होश में आ गई और अगले ही पिल मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। ये मैं हूँ, यकीन ना हुआ। एक गैर मर्द की तरफ खुद को माइल होता देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। दरअसल कॉलेज से निकलते हुए फायजा का पाँव फिसल गया था और गिरने की वजह से इसकी टांग में चोट आ गई थी। ऐसे में उन साहिब ने इसकी मदद की और उसको घर तक पहुंचाया। मैं उनकी बेहद मशकूर हुई। अंदर बुलाना मुनासिब ना लगा मुझे क्योंकि अम्मा भी घर पर ना थीं, मगर फायजा नादान इसको जोर देकर अंदर ले ही आई। मगर मैं जाकर इसी वक्त अम्मा को बिला लाई थी। अम्मा उनकी बहुत मशकूर हुई। वो देखने से ही शरीफ लगता था और था भी इसकी मौजूदगी में मैं बहुत गैर महफूज सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बात तो फायजा से कर रहा था, मगर उसकी चूर निगाह मुझ ही पर थी। जैसे मैं उसकी तरफ देखती तो वो शर्म से सुर्ख हो जाता और नज़र झुका लेता। शायद ये सब इसके भी बस में ना रहा था, वही कशिश इसे भी मेरी तरफ बुरी तरह खींच रही थी। मगर उसकी हया मेरे दिल को ऐसी भाई कि मैं इसी पिल इस अजनबी की हो गई। शर्म से पानी तो मैं भी हुई जा रही थी। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाम किया है? अम्मा ने बगौर उनके चेहरे को देखते हुए सवाल किया था। जी शहाब अली। मगर क्यों आंटी? उनके जवाब पर अम्मा का चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सदिया के बेटे हो जी? मगर अरे बेटा, जब तुम लोग बहुत छोटे थे तब हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, उन अबू से तुम्हारे वालिद की अच्छी दोस्ती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खुशी से बोला, जैसे मुझ तक पहुंचने के लिए इसके रास्ते हमवार हो गए हों। कुछ ही पिल वो बैठे थे, फिर चल दिए। वो रात मेरे 21 सालों की तमाम तर रातों से अलग थी। महकती हुई जिंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाली दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं इस हलचल को नज़रअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाहकर भी ना कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगा। उनकी आंख में छपी हया, उनका अंदाज गुफ्तगू, उनका अखलाक में तो बस उन्हीं की होकर रह गई। यही हाल उनका भी था। उनके और मेरे वालिद पौराने जाने वाले निकले। शायद यह किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी, बता नहीं सकती। अबू ने उनका खाना किया था जब वो और उनकी बहन भी आई थी। मिस्कन तो उनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेट कर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक उनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं उनको यहाँ देख सकता सी गई। जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए, हिबा मुझे आप बहुत पसंद है, जब से आपको देखा है आप ही का हो गया। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाएं, अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्जी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहां रखे चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवा दिया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना ली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगली में अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार उन्होंने नज़र भर कर मेरे चेहरे की तरफ देखा। उनकी नज़र से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। उन दिनों कितनी खुश थी, यूं लगता जैसे हवाओं में हूँ। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर सिंगार किया था।
इस दिन जब हम उनके घर पहुंचे मेरी नज़र मुसलसल शाज़ेब को तलाश कर रही थी मगर वो ना देखे थे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई, खुद को संभाल ना सकी, गिरती गिरते उन्हीं ने संभाला। गलती भी अपनी थी मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी। उनको काफ़ी देर सुनाने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई, मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजी था, बड़ी बड़ी आंखें, उनमें शोखी थी मगर मुझे वो शोखी बिल्कुल ना भाई थी। खैर उसके बाद वो मुझे ना देखा। शाज़ेब इस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे, मैं उदास सी हो गई थी। खैर कुछ अरसा के बाद एक दिन शाज़ेब की अम्मा और बहन आई थीं। इसी रात अम्मा ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और उनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझी अम्मा, ये बोलती मैं वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे, शाज़ेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ, मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालिदा ने मुझे अंगूठी डाली जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई, जिसको मैंने पहले ही इस उंगली में पहन रखा था। ये शाहजेब ही की मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ ना सकी थी कि इस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर मुझे अंगूठी डाल दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा मगर वो बेतासुर खड़े रहे। अगले ही पिल मुझ पर क़यामत बरपा हो गई जब मेरी सास ने कहा कि आज से तुम मेरे बेटे ज़ुहैब की अमानत हो। दरअसल जिस लड़के से मैं इस दिन टकराई थी वो उनका दूसरा बेटा शाज़ेब का छोटा भाई ज़ुहैब था। इसने मुझे पहली बार देखकर ही पसंद कर लिया था। पसंद किया इसे ने, मुझसे इश्क किया था और फिर इसी के कहने पर यह रस्म की गई। शाज़ेब भाई की मोहब्बत में चुप ही रहे, मैं टूट गई, समझ ना आया क्या करूं। शाज़ेब ने आंख के इशारे से चुप रहने को कहा तो मैं समझ गई कि अब इनकार का भी कोई फ़ायदा ना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत और हक़ की खातिर अभी खड़ी भी हो जाऊं तो वो महबूब ही मुझे अपनाने से इनकार कर देगा। पिल में खुशियां बर्बाद हो गई, मैं बेजान मूरत बन गई। मेरी ज़ुहैब से मंगनी के बाद शाज़ेब कभी हमारे घर ना आए। ज़ुहैब की कज़िन की शादी थी, हम लोग ही मदऊ थे, घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। मैं उनके ला में गुमसम बैठी थी। सर्दी बहुत थी मगर मुझे इसकी परवाह न थी। अचानक मुझ पर किसी ने पीछे से गर्म जैकेट डाल दी। मैंने चौंक कर देखा तो वो ज़ुहैब था। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं गुस्से से उठकर जाने लगी तो इसने मेरी कलाई थाम ली। मैंने छुड़ानी चाही तो इसने मुझको खींच के खुद के करीब किया जिससे मैं उसके कुशादे सीने से जा लगी। इसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। इसकी सांस तक मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। एक पिल के लिए वो मुझे बहुत भला लगा। इसकी इस बेबाकी ने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। शाज़ेब का अंदाज ऐसा बिल्कुल न था मगर वो बस एक पिल ही था। मैंने गुस्से और नफ़रत से खुद को इसकी बाहों से छुड़ाना चाहा मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं बेबस हो गई, वो मुसलसल मुझे तुक्के जा रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं गुस्से से बोली, अब और इंतज़ार नहीं होता, जल्द ही मेरी दुल्हन बनकर आ जाओ। न जानती हो मेरी बहुत ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने देखना। वो शोखी से मुस्कुराया, फिर इसने मुझे आज़ाद कर दिया। मुझे वो जहर लगा। मैंने इसको खरी खरी सुना दी मगर वो मुसलसल मुस्कुराता ही रहा। मैं वहां से चल दी मगर उसके वजूद की महक अभी तक मेरे अंग अंग में बसी थी। इतने करीब आज तक मेरे कोई ना हुआ था, वो पहला शख्स था। बस फिर ये सिलसिला यूं ही रहा। वो प्यार लुटाते नहीं थकता था और मैं इसे जलील करते ना थकती। वो बेचारा तो ऐसा करने की वजह भी ना जानता था। इसने मेरी हर बदतमीज़ी, हर बदसलूकी का जवाब बस नरमी और मोहब्बत से दिया। मैं उन दिनों बहुत तकल्लुफ़ में थी, किस्मत का सारा गुस्सा इस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ज़ुहैब तो खुशी से पागल थे उन दिनों और मैं बहुत परेशान थी। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाज़ेब को एक कर दे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई थी, बहुत शानदार बारात थी। कितने चाहत से ज़ुहैब मुझे बायने आया था। वो रात इसके अरमानों से सजी थी। उसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पिल को भी चेहरे से गायब ना हुई।
आखिर हमारा निकाह हो गया, अब मैं पूरी तरह से ज़ोहैब की हो गई, अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इसका हक था। यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी, अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसत आ गया, मैंने इरादा कर लिया मैं अब भी शाज़ेब की जगह किसी को ना दूंगी। मुझे इस पिल ज़ोहैब के वजूद से नफ़रत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफ़रत की आग में जलाने का फ़ैसला कर लिया। मैं अरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ोहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास बौखिलाई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ोहैब की कार का एक्सीडेंट हो गया है, मगर अस्पताल न जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो बिल्कुल ना माना, बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा था वैसा होना चाहिए। तो बेटा तुम बहुत ध्यान रखना और बस किसी तरह से इसको अस्पताल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने इसकी बात रख ली है। मैं परेशान बहुत हुई मगर जाहिर न किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गया। मेरा तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ, किया घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हसब आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूं, ये बात ज़हन नशीन कर ले। मैं गुस्से से बोली, वो हमेशा की तरह हंस दिए थे। अच्छा, निकाह किया है तुमसे? मैंने बेगम। वो बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज से बोले। मैंने उनकी तरफ जब नज़र उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थे। अब आराम करें, ज़्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है, इस वक्त लेट जाएं ज़ोहैब। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्करा कर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने तकलीफ से आंखें भी नुची थीं मगर मेरे मोहब्बत भरे रवैया की उनके चेहरे पर चमक भी ज़रूर थी। मैंने उठकर उनका तकिया दुरुस्त किया और उनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था वो मुझसे किस शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल यकदम ही नरम पड़ गया। फिर ये निकाह की ताकत थी। शायद मैं खामोश बैठी रही, वो काफ़ी देर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते रहे थे। फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लट को उन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे पर से हटाया। ज़ोहैब, आप क्या बचपुना कर रहे हैं? आपको अस्पताल जाना चाहिए अभी के अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगोगी? उन्होंने बाजू फैलाया। वही पिल था जब हर मोहब्बत मानिंद पड़ गई और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पिल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी माने पर तस्लीम हो गया। यूं लगा मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शौहर का हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावे और कुछ नहीं। इस पिल मैंने अपना माजी भला कर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ोहैब के सुपुर्द कर दिया था और रोते हुए उनके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं अब ज़ोहैब, छोटे बच्चों की तरह मैं कहीं भाग जाती, किया जो यूं इस हालत में भी। अब उन्होंने मेरे हवंटू पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ये पिल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने बैठे देखना, तो कैसे जाने देता उन लम्हों को। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। काश तुम मेरी होती हिबा। पहली बार मैंने ज़ोहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आप ही की हूँ मगर कह ना सकी। उन्होंने मुझे एक चीन मुन्ह देखी पहनाई, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद करके सुकून से लेट गए। ज़ोहैब, ज्यादा बातें ना करें, आप आराम करें, मैं बोली मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। ज़ोहैब, मैंने जोर से बुलाया, जवाब ना पाकर मेरे हाथ पीर फूलने लगे। ज़ोहैब, अब मैंने उनको पूरी तरह जेजवल दिया तो उनकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मुझ पर क़यामत टूट गई। मैं चीख उठी। मेरी चीख सुनकर वहां घर वाले भी आ गए और बस फिर कुछ ही देर में घर में कोहराम मच गया। नहीं, मैं बे-इख्तियार ज़ोहैब के सीने से लिपट गई मगर आज उन्होंने हसब आदत शरारत के साथ मुझे अपने बाजों की गिरफ्त में नहीं लिया। मेरे कानों में अपने ही अल्फाज गूंजने लगे, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ और कुदरत ने मुझे मेरे कहे अल्फाज की ऐसी सज़ा दी कि बस कुछ ही देर में वाकई अब मैं ज़ोहैब की बेगम से उनकी बेवा हो गई थी। ज़ोहैब के चले जाने के बाद घर वालों ने शाज़ेब और मेरी शादी कर दी, वही जिससे शादी के मैं ख्वाब देखती थी। इसी से शादी के लिए मेरा दिल बिल्कुल तैयार न था, खुद को ज़ोहैब की अमानत समझती थी।
उनके चले जाने के बाद उनकी बातों से मोहब्बत की मैंने, जो वो हमेशा मुझे कहा करते थे। मैं बार बार बेहोश हो जाती थी, हालत बहुत ख़राब हो गई थी, यूँ लगता जैसे ज़ोहेब अभी आ जाएंगे। दिल उनकी जाने को तस्लीम करने को तैयार ही ना था। मैं खुद को अब हमेशा ज़ोहेब ही की अमानत बनाकर रखना चाहती थी, मगर घर वालों के जोर देने पर मेरी और शाहजेब की शादी हो ही गई। मुझे शाहजेब ने अपनी मोहब्बत के सहारे नई जिंदगी दी, वरना मैं तो ज़ोहेब के साथ ही चली जाती। हाँ, मैंने चाहा था कि कोई ऐसा रास्ता बने कि मैं और शाहजेब एक हो जाएं, मगर वो दुआ इस सूरत पूरी होगी ये मैंने ना सोचा था। मुझे शक था कि जैसे उनकी जाने की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मगर फिर एक दिन वो शक यकीन में बदल गया। जब हमारे ड्राइवर से इस रात के बारे में मेरी तफसाल बात हुई, जब इसने बताया कि बारात जब वापस लूट रही थी, तब ज़ोहेब साहिब ने बहाने से मुझे और गाड़ी में बैठी उनकी अम्मा को दूसरी गाड़ी में भेज दिया। फिर कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया था। ड्राइवर की बात ने मुझे बेचैन कर दिया। तो किया ज़ोहेब ने जानबूझकर, मगर क्यों? वो तो बहुत खुश थे। और जल्द ही मुझे मेरे इस सवाल का भी जवाब मिल गया, जब शाहजेब ने मुझे बताया कि तुम्हारे निकाह के बाद जो तुम मुझसे मिलने आई थी और मुझसे शिकवे कर रही थी, वो सब कुछ ज़ोहेब ने सुन लिया था और वो हकीकत जान गया था। तब वो मेरे गिले लगकर बहुत रोया था, बार बार खुद को हम दोनों का कसूरवार ठहराने लगा, मगर मेरे समझाने पर वो समझ गया था। क्योंकि निकाह हो चुका था, अब कोई रास्ता ना था। मैं नहीं जानता था कि इसकी खामोशी के पीछे ये वजह थी। आज ज़ुआब को इस दुनिया से गई 6 साल गुजर चुके हैं, मगर वो शादी की रात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। आज भी मुझे उनकी याद आती है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो मोहब्बत थी जो मैंने शाहजेब को पहली नज़र देखते ही की, वो मोहब्बत थी जो निकाह के बाद मैंने ज़ुआब के लिए महसूस की। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी, मुझे अपने जिसे में वाज़ेह तब्दीलियां में वाज़ेह महसूस हो रही थी। इसलिए माँ मुझे चचा के घर जाने से मना करती। मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जैसे वो मुझे देखते तो अपनी गोद में बैठा लेते और बहाने बहाने से मेरे इधर उधर हाथ फेरते। मुझे चचा की ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि जब मैं उनके घर जाती तो वो मुझे एक कमरे में ले जाते और माल्टे खिलाकर मुझसे अजीब फरमाश करते। मैं 14 साल की हो गई थी और इस बात से बखबर थी कि मेरे चचा मुझसे क्या चाहते हैं। एक दिन इमाम ने मुझे सब्जी लाने का बोला, तो मैंने सोच लिया था कि आज चचा के घर ज़रूर जाऊंगी। बस सब्जी लेकर जल्दी से चचा के घर गई। गर्मियों के दिन थे, सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैं दबे पाँव अपने चलती हुई चचा के कमरे की तरफ गई तो वो बेसूध लेटे हुए थे। मैंने सब्जी साइड पर रखी और चचा को जगाया तो देखा उनकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक उठी थी। मैं पसीने से शराबूर थी, इसलिए चचा की नज़रें मुझे अपने जिस्म पर आर पार होती हुई महसूस हुई। मैं चचा के साथ चारपाई पर बैठी तो उन्होंने मुझे फौरन ही उठा दिया कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि इधर है। जैसे ही मेरे नज़र चचा की गोद पर पड़ी तो मेरी जान निकल गए, क्योंकि चचा काटो फल। दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मज़ा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कहानी आपको पूरी समझ में आए। मेरा नाम रबाब है। मेरी कोई भाई बहन नहीं था, मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी अम्मी पूरा दिन घर में गुस्सा करती रहती थी। मेरी अबू इनको जॉइंट फैमिली से निकाल लिया, लेकिन उनकी अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ भर गई थी। हमें अलग हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भी अम्मी को वहाँ गुजारे हुए वो 5 साल नहीं भूले थे। अम्मी अबा के सारे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, कहती थी कि बहुत ही बुरे लोग हैं। मेरी चचा का घर दूसरी गली में था, लेकिन मेरी अम्मी कभी भी मुझे वहाँ जाने नहीं देती थी। उनकी एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बची तो नहीं थी, तो कहने लगी कि तुम्हारा चाचा नेक इंसान नहीं है, बड़ा ही बदकार इंसान है। पता नहीं, बड़ों को ही पता होता है ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बुरा भी है तो अपनी भाई के बच्चों के लिए, या कोई बहन अपनी बच्चों के लिए तो पूरी नहीं होती, बुरी नहीं होती।
बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी निकालते और बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं तो वो इंसान भी नहीं होते। इतनी बात का तो मुझे भी पता था। बाबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे, रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह में जल्द जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब बाबा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, इसको नहीं भेजा करो। लेकिन अम्मी कहती थी और 1000 काम है, मेरे में नहीं जा सकती, काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा, अबाया पहन कर चली जाया करे। तो मैंने नहीं पहना था, लेकिन मैं चादर लेकर जाया करती थी रास्ते में। कभी मुझे चाचो मिल जाते तो इतनी प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे अरे मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी कैसी होता, और मेरे साथ ही दुकान तक भी चलते थे। दुकान वाले को कहते थे कैसे पैसे ना लेना, और मुझे एक चॉकलेट जरूर देते थे। चचा मामू तो बड़े प्यार से रिश्ते होते हैं, बाप के जगह ही होते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी अम्मी कहते थे कि इनसे दूर रहा करो, पर चाचों कहते थे। गुड़िया हमें भी याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई बहाना कर देते थे, क्योंकि मुझे अम्मी ने सख्ती से मना किया हुआ था। मुझे तो चाचों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बुरे इंसान हैं। वो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, मेरे हंसी के पैसे भी दे देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज जरूर देते थे, जबकि मेरी अम्मी अपनी मुझे सीधी मुंह भी नहीं बुलाती थी। पता नहीं इनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मुझे मेरे चचा चाहते, मैं 1-2 दफा कहीं ना कहीं मिली ही जाती थी, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था और वो अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लेकिन अब उम्मा कहती थी कि तुमने उसको देख कर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे अम्मी पे गुस्सा आता था। एक तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरी कोई सहेली भी नहीं थी, और अपनी रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं देती थी। उनका झगड़ा था अगर मेरी चाची और चाचू के साथ, तो उसमें मेरा क्या कसूर था। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब चाचू बार बार कहते थे कि बेटा घर आ जाओ, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने सोच लिया कि अपने चाचू के घर जरूर जाया करूंगी। मेरी अम्मी जो मर्जी कहीं, मुझे परवाह नहीं है, आखिर वो लोग मेरा अपने हैं। और अब्बा ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर अम्मी को कोई शख्स बुरा लगता है तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन चाचू के घर गई तो वो लोग इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। मेरी चाची बहुत खुश हुई थी, मेरे आगे खाने पीने की इतनी सारी चीजें रखी, और चाचू ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली। मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा अपने चाचू के घर में खेल कूद की आती। उनकी बेटी के साथ अम्मी पोश थी तो कहती क्रिश बहुत ज्यादा था, पैदल जा रही थी इसलिए देर हो गई, कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वैसे भी स्कूल तो हमें दाखिल करवाया नहीं था और हमने करना ही किया था, लेकिन चाचू के बेटी पर रही थी और बहुत अच्छी बात थी, इसलिए वो दोपहर में ही घर होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वो मुझे कभी कभी मिलती थी जब या तो इतवार होता है या फिर उसने छोटी करनी होती थी। चाचू का वो बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम हसन था, वो बहुत अच्छा था। वो अपने फोन में ही मसरूफ रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था, पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकतें हो रही थी। चाचू मुझे एक रस भरे मिल्टा खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, सर्दी आ रही है, अभी तो एक मिल्टा 25 रुपये का मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तुम्हारा सकता हूँ। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो मिलता तो मुझे खिलाते थे, अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को नहीं देते थे। मिलता खा के मुझे अजीब से नींद आ जाती और मैं सो जाती थी आधे घंटे के लिए। मेरी आंख लग जाती, तब तक चाचू भी जाती चुकी होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गए। चाची कहती थी कि लो बात नहीं, अपने घर में आई होना सुकून है, यहाँ तो नींद आ जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी।
پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ۔